5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत 3 राज्यों में आज मतदान हो रहे हैं। इस दौरान असम, केरलम और पुडुचेरी में भारी जोश देखने को मिल रहा है। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग के दौरान मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 296 सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें नजर आई। एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम कटने को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। इसके बावजूद मतदाताओं के जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज असम के 126, केरलम के 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो 3 राज्यों में हो रहे मतदान के बीच बाकी बचे 2 राज्यों में प्रचार तेज हो गया है। वहीं पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां वे एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सिलीगुड़ी, आसनसोल और हल्दिया में होने वाली जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिछले चुनाव में पिछड़ने के बावजूद इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बंगाल में पहली बार सत्ता पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन घुसपैठ और महिला अत्याचारों का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य में अपनी सत्ता बचाने के लिए टीएमसी भी मैदान में उतर चुकी है। अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम के बीच बातचीत पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि इसके शुरू होने से पहले शर्तों को लेकर टकराव बढ़ने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर के बाद बातचीत पर चर्चा शुरू हो गई है। ईरान जहां अपने 10 शर्तों पर बातचीत करना चाहता है, वहीं अमेरिका फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ईरान का नया प्रस्ताव अमेरिका के 15 पॉइंट प्लान से मेल खा सकता है, जिसे बातचीत का आधार बनाया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जो ईरानी प्रतिनिधि से हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वहीं ईरान अपनी शर्तों को लेकर पहले दिन से ही गंभीर है। इधर पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर जारी सीजफायर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। सीजफायर को लेकर अमेरिका और ईरान में होने वाली बातचीत में खुद के स्थान न मिलने से इजराइल परेशान है। उसका कहना है सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने अपने पहले पोस्ट में ही लेबनान का जिक्र किया था। युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमले का ईरान ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका को अब सीजफायर और इजराइल के जरिए युद्ध में से किसी एक को चुनना होगा। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार देख रही है और सीजफायर की गेंद अब अमेरिका के पाले में है। युद्ध विराम के बीच इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है, जबकि ईरान का कहना है कि सीजफायर के बावजूद उसकी उंगलियां ट्रिगर पर तैयार हैं। अमेरिका और ईरान में बातचीत की चर्चा के बीच इजराइल का हमला जारी है। लेबनान पर हमले को लेकर इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। इजरायली रुख को देखते हुए आईआरजीसी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि सीजफायर के बावजूद ट्रिगर से उसका हाथ हटा नहीं है। हालांकि 40वें दिन तेल अवीव पर हमले के बाद ईरान सीजफायर का पालन करने की बात कर रहा है, जबकि इजराइल लगातार बेरूत को निशाना बना रहा है। ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर से हो रही अपनी फजीहत को देखते हुए ट्रंप दोबारा युद्ध करना नहीं चाहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिन के लिए सीजफायर होगा, जिसमें 10 शर्तें रखी गई हैं। आखिर इन शर्तों पर पाकिस्तान की मध्यस्थता में 10 अप्रैल से चर्चा शुरू होगी। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर हो गया है। इजराइल ने भी सीजफायर पर सहमति जताई है। वहीं पाकिस्तान ने दोनों पक्षों में मध्यस्थता करने की जिम्मेदारी ली है, यानी दोनों पक्षों में समझौते को लेकर बातचीत जारी रहेगी, जो 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इधर इजराइल और हिजबुल्लाह भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप के पोस्ट के बाद ईरान के सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीकों से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने साफ कहा कि सभी भारतीय नागरिक जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ दें।
दूतावास ने लोगों से अपील की कि वे केवल सुझाए गए सुरक्षित रास्तों का ही इस्तेमाल करें, कि बिना उसकी अनुमति और समन्वय के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जाने की कोशिश न करें। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर का समर्थन किया, लेकिन साफ किया इसमें लेबनान शामिल नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। एक पोस्ट में इजराइल ने कहा कि इजराइल अमेरिका के उन प्रयासों का भी समर्थन करता है जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि ईरान अब अमेरिका, इजराइल, ईरान के अरब पड़ोसियों और पूरी दुनिया के लिए कोई परमाणु मिसाइल या आतंकवादी खतरा न बने। वहीं बयान में आगे कहा गया कि अमेरिका ने इजराइल को बताया कि वो आने वाली बातचीत में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये लक्ष्य अमेरिका, इजराइल और इजराइल के क्षेत्रीय सहयोगियों के साझा लक्ष्य हैं। अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम की घोषणा का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम की घोषणा पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज का बयान सामने आया है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया लड़ाई को सुलझाने के लिए बातचीत करने के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के 2 हफ्ते के सीज फायर पर हुए समझौते का स्वागत करता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार कुछ समय से तनाव कम करने और लड़ाई खत्म करने की मांग कर रही है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को असल में बंद करने के साथ ही कॉमर्शियल जहाजों, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल और गैस सुविधाओं पर हमलों की वजह से एनर्जी सप्लाई और फ्यूल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। पोप लियो ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और हवाई बमबारी की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य और अन्यायपूर्ण बताया है। कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। पोप लियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के लोगों के खिलाफ दी गई धमकियों को वास्तव में अस्वीकार्य बताया और लोगों से अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से संपर्क करने और शांति के लिए काम करने का आह्वान किया। पोप लियो ने कहा कि आज पूरे ईरान की जनता के खिलाफ खतरा मंडरा रहा है और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। पोप ने ईरान पर जारी अमेरिकी इजरायली युद्ध के खिलाफ अब तक की अपनी सबसे तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुद्दे तो निश्चित रूप से है ही, लेकिन उनसे भी बढ़कर ये जनता की भलाई के लिए एक नैतिक प्रश्न है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले अंतिम चरण में है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने अंतिम चरण में है। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी को घटाकर अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा करने की सुविधा देगा। ये कॉरिडोर लगभग 11,963 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जो यात्रा के समय को 6.5 घंटे से घटाकर आधा घंटा कर देगा, जो यात्रा के समय को 6.5 घंटे से घटाकर 2.5 से 3 घंटे कर देगा। ये लगभग 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। बालू शराब माफिया को लेकर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि समाज सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। बिहार में शराबबंदी और माफिया राज को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। मांझी ने बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ये बताएं कि बालू और शराब माफिया कौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब उन्हीं के लोग हैं, पहले गड़बड़ी करते हैं और फिर खुद ही शोर मचाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था, लेकिन इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। मांझी के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था में गरीब लोग जेल जा रहे हैं, जबकि बड़े शराब तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साई और उनकी पत्नी का तलाक मंजूर कर लिया। कोर्ट ने नारायण साई को 3 महीने में 2 करोड़ गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई और उनकी पत्नी
जानकी हरपालनी का तलाक हो गया है। इंदौर फैमिली कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद तलाक पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने नारायण साईं को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए 3 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए दे। इससे पहले कोर्ट ने उसे हर महीने 50,000 रुपए देने का आदेश दिया था, लेकिन उसने एक भी पैसा नहीं दिया। बता दें कि जानकी ने 2018 में तलाक के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद लगातार सुनवाई होती रही। जानकी हरपालनी ने नारायण साईं पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। राजस्थान के सलूंबर में बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर जांच कर रहा है। राजस्थान के सलूंबर जिले में बच्चों की अज्ञात बीमारी से मौत के मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग ने सलूंबर समेत उदयपुर संभाग के 7 जिलों में व्यापक स्तर पर आउटब्रेक नियंत्रण गतिविधियां संचालित की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की करीब 3690 टीमों ने घर घर जाकर सर्वेक्षण किया। इस दौरान 52,000 से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 275 लक्षण वाले मरीज की पहचान की गई। इनमें से 25 मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया गया। गुना शहर के कर्नलगंज के मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यह ईमेल 25 मार्च को ही मिल गया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मध्य प्रदेश के गुना के मुख्य डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके बाद डाकघर प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। हैरानी की बात यह है कि ये धमकी 25 मार्च के आसपास मिली थी और उसके बाद 2-3 बार इसी तरह के मेल भी आए, लेकिन डाकघर प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को देना तक जरूरी नहीं समझा। मामले का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को पुलिस अधीक्षक हितिका वासल को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस की टीम मुख्य डाकघर पहुंची और वहां पूछताछ शुरू की। बेमौसम बरसात ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यूपी के सहारनपुर में सड़क पर 8 फीट लंबा और 3 फीट गहरा गड्ढा होने से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। एक तरफ किसानों को जहां बेमौसम बरसात की मार झेलनी पड़ी है, वहीं चरथावल ब्लॉक में शामली सहारनपुर मार्ग पर बरसात के चलते सड़क धंस गई, जिसके चलते सड़क में गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई भी बड़ी हानि हो सकती थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 फीट लंबे और 3 फीट गहरे इस गड्ढे की सूचना ग्रामीणों द्वारा सिंचाई विभाग को दी गई। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडक का एहसास हो रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढक गया है। बर्फबारी के कारण घर, सड़कें और पेड़ पौधे बर्फ की मोटी परत में लिपट गए हैं। ताजा बर्फबारी के कारण इलाके में ठंड भी बढ़ गई है और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंडक का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। वहीं इस बर्फबारी से सैलानी और स्थानीय लोग खुश हैं, क्योंकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के शेरबेबे इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 फिलहाल बंद कर दिया गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते हालात खराब होने लगे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भूस्खलन हुआ है। शेरबीबी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अस्थायी रूप से बंद हो गया है, जिसे साफ करने का काम चल रहा है। भूस्खलन के बाद सड़क के दोनों तरफ से यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि जब तक सड़क पूरी तरह से साफ और सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक यात्रा न करें और ट्रैफिक अपडेट के बाद ही घर से निकले। मलबे को हटाने और सड़क को फिर से चालू करने के लिए मशीनरी मौके पर मौजूद है, लेकिन भारी बारिश के चलते काम में दिक्कतें आ रही हैं। इधर लखनऊ और मलिहाबाद में बेमौसम बारिश ने आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे बागवानों को आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी। लखनऊ में तेज आंधी तूफान और बेमौसम बारिश ने आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं के कारण पेड़ से कच्चे आम बड़ी संख्या में गिर गए।
बेमौसम बारिश और तेज आंधी के कारण बागबानों को आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है, क्योंकि नमी और ठंडक के कारण बाकी फसल में भी फंगस लगने का खतरा है। अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे बागबानों की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मौसम की मार के कारण आम का उत्पादन कम हो रहा है। तापमान में अचानक बदलाव से आम में कीटों के पनपने की संभावना बढ़ गई है, जिससे बची हुई फसल को भी खतरा है। छत्तीसगढ़ की कंटेंट क्रिएटर निवेदिता मंडावी को सोशल मीडिया पर गैंगरेप और अपहरण की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। छत्तीसगढ़ की कंटेंट क्रिएटर निवेदिता मंडावी की सोशल मीडिया पर गैंगरेप और अपहरण की धमकी दी गई। इंस्टाग्राम के एक नशा मुक्ति ग्रुप में लड़के निवेदिता की फोटो शेयर कर उससे गैंगरेप की बातें कर रहे थे। इस साजिश की चैट निवेदिता तक पहुंची, जिससे मामला सामने आया। निवेदिता के पिता पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर हैं। ऐसे में इस मामले में केशकाल थाने में एफआईआर दर्ज की गई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम ग्रुप को नशा मुक्ति के नाम पर संचालित किया जा रहा था। 2 महीने पहले लीक हुए चैट्स में सामने आया कि इस ग्रुप में शामिल कुछ लड़के निवेदिता के खिलाफ आपत्तिजनक, अश्लील और आपराधिक साजिश रच रहे थे। इधर यूपी के हरदोई के सांडी थाने से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ अपराधियों को बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर बंद करने से हड़कंप मच गया। हरदोई के सांडी थाने की 5वीं मंजिल पर 6 लोगों को बंद किए जाने का एक वीडियो सामने आया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें थाने की आधिकारिक हवालात में रखने के बजाय 5वीं मंजिल के कमरे में बंद कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हवालात की भनक थाने के मुंशी तक को नहीं लगने दी गई। 2 दिनों तक बिना दाने पानी के रखे गए इन लोगों की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों के बजाय 2 चौकीदारों के कंधों पर थी। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी अलग अलग मामलों के आरोपी होने की बात कहकर कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं।